हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सूरज। स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ साइंस वर्ल्ड में। तो आज हम फिर से लेकर के आए हैं एक नई वीडियो क्लास 10th का गणित में मैथ में। चैप्टर नाम है वास्तविक संख्या, चैप्टर नंबर है 1। तो वास्तविक संख्या में आज हम लोग बहुत ही बेसिक से सीखेंगे। जो बच्चे ITI करना चाहते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनको इस चैप्टर से बिल्कुल भी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और यह बहुत ही बेसिक चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म को क्लियर करेंगे। तो हमारा आज का पहला बेसिक टर्म है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हम कहाँ से काउंट करते हैं? काउंट करते हैं 1 से। 1 2 3 4 5। तो जो भी काउंटिंग की संख्या है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। ये सारे क्या है? यह नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। नेचुरल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर। होल नंबर काउंटिंग की संख्या में, गिनती की संख्याओं में यदि हम 0 से स्टार्ट कर दें, यानी 0 जोड़ दें, जैसे 0 1 2 3 0 1 2 3 4 इस तरह से, तो अब इस प्रकार के नंबर को होल नंबर बोलते हैं या पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या था? प्राकृत संख्या था। 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, जैसे कि 1 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया? यह हो गया था काउंटिंग यानी प्राकृत संख्या। लेकिन इस काउंटिंग के पहले क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे, तब यह हो जाएगा हमारा होल नंबर। एग्जाम्पल में भी लिखे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 0 से जो भी काउंटिंग स्टार्ट होंगे वो होल नंबर कहे जाएंगे। जैसे कोई भी बोल दे कि होल, मान लीजिए किसी भी गणित का सोल्यूशन जब निकाल रहे हो तो आप होल नंबर में आ रहा है आंसर, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं 0 शामिल है। अगला देखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स किसको बोलते हैं? इंटीजर्स किसको बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो है वह जो है प्राकृत संख्या है, होल संख्या है। होल संख्या में माइनस में यदि कोई चीज़ शामिल हो जाए, जैसे 1 2 3 4, लेकिन यही 1 2 3 जो है माइनस में भी आ जाए तो वह क्या होगा? इंटीजर्स होगा। इंटीजर्स का मतलब हो गया होल नंबर भी होगा, लेकिन कुछ कुछ होल नंबर माइनस में भी आ सकते हैं। यानी माइनस में, अगर माइनस से लेकर के प्लस तक कोई भी डिजिट जाए वह इंटीजर्स कहलाएंगे, पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। पूर्णांक संख्या का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव भी। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या था? होल नंबर 0 था। 0 1 2 3 4 5 इस तरह से और आगे जा सकता है। लेकिन यही चीज़ यदि -1 -2 -3 भी आकर लग जाए तो ये सब होल नंबर कहलाएंगे। होल नंबर के साथ में क्या हो गया? ये इंटीजर्स कहलाएंगे, यानी प्राकृत संख्या भी यह हो गया। आगे तो आप लोग सब जानते हैं कि सम संख्या किसको बोलते हैं? सम संख्या, इवन नंबर। वे संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, उसे सम संख्या कहते हैं। यानी लास्ट में जो 2 से जो पूर्णतः विभाजित होगा वो क्या होगा? सम संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में है 2 4 6 8 10 सम संख्या है। यानी कहने का मतलब अगर आप भाग दे करके देखते हो किसी भी डिजिट में और वह 2 से कट जाता है तो सारे क्या कहलाएंगे? सम संख्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे। उसी तरह से विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहते हैं? ओड नंबर। यदि कोई भी डिजिट 2 से आप भाग लगा रहे हो, विभाजित कर रहे हो, तो वह भाग नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ शेषफल आ रहा है, तो वह क्या हो जाएंगे? ओड नंबर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डिजिट है 7, 7 में हम 2 से भाग लगा दिए तो 3 बार में आया का 6, 1 बच गया, पूरा पूरा नहीं कटा, तो यहाँ पे जो 7 जो है विषम संख्या हो जाएगा। जो 2 से ना कटे, कुछ ना कुछ शेषफल दे, वो क्या होगा? विषम संख्या। जैसे 1 3 5 1 3 5 11 17 29 39 सब क्या है? ये सब विषम संख्या। अगला है हमारे पास अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो सिर्फ खुद से कटे और 1 से विभाजित हो जाए। वे संख्या है जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी से भी ना कटे। जैसे एक डिजिट ले लिया जाए, मान के चले हमारे पास एक डिजिट है 3, तो 3 जो है या तो 3 को किसी से विभाजित होगा तो सिर्फ 1 से, 1 से 3 बार में विभाजित हुआ, या फिर 3 को 3 से भी विभाजित किया जा सकता है। इसके अलावा 3 किसी से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो यह जो हो गया, यह अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या का मतलब खुद से विभाजित हो या कटे, या फिर 1 से हो, इसके अलावा किसी से भी विभाजित ना हो। जैसे 2 को सिर्फ 2 ही से काटा जा सकता है, या फिर 2 को 1 से काटा जा सकता है, इसके अलावा तीसरा डिजिट से ना कटे। जो 1 और खुद के अलावा किसी भी डिजिट से ना विभाजित हो, ना कट सके, उसे प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। कंपोजिट मतलब जो 1 और स्वयं के अलावा किसी भी एक डिजिट से जरूर कट जाए। एक 3 अंक से कटे, खुद से, 1 से, और उसके अलावा किसी एक और डिजिट से कट जाए। ऐसे और ज़्यादा डिजिट से कटता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एक डिजिट है, मान के चलिए 6 है, तो 6 किससे किससे कट सकता है? पहला केस में तो 6 1 से कटेगा, कट गया, या फिर 6 से भी कटेगा एक बार में, या 6 देखिए अब यहाँ 2 से भी कट सकता है, 6 यहाँ पे 3 से भी कट सकता है।
तो कहने का मतलब है जो भाज्य संख्या होता है वह 1 से कटेगा ही कटेगा, खुद से भी कटेगा, यानी 6 से है तो 6 से कटेगा, 5 से है तो 5 से कटेगा, लेकिन एक और खुद के अलावा किसी और डिजिट से भी कट जाए, विभाजित हो जाए, वह कंपोजिट नंबर कहलाता है। अगला है को प्राइम नंबर। जब दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो अथवा जिसका मस्सा एक हो, वह एक साथ सह अभाज्य संख्या कहलाती है। सह का मतलब हमेशा जोड़ा में होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, जोड़ा में। और यदि जोड़ा में आया, दोनों में कोई भी डिजिट से ना कटे, सिर्फ एक ही से कटे, एक के अलावा किसी भी डिजिट से ना कटे, तो को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि आपको कह दिया कि हमको 3 और 2 का लस्सा निकाल के दिखाइए, 3 और 2 का क्या निकालिए, मस्सा निकालिए, तो 3 और 2 किसी से नहीं कटता, मस्सा 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 3 और 2 में कोई भी तीसरा डिजिट से ना कटे, सिर्फ एक ही से कटे, तो ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हम कह दिए कि 4 और 9 का मस्सा निकालो, तो देखिए कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 4 भी आता हो और 9 भी आता हो, या सिर्फ एक में आएगा, यानी जिसका मस्सा 1 हो वो आपस में क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या कहलाएंगे। यह हमेशा जोड़ा में हो सकता है, 2 से अधिक ही हो सकता है, सिंगल टर्म नहीं होगा। को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या कभी भी सिंगल डिजिट नहीं होगा, या 2 या 2 से अधिक को हो सकता है। जैसे कोई कह दिया जाए 8, 9 और 12, तीनों का मस्सा ज्ञात कीजिए, तो बताइए इसका मस्सा क्या होगा। कोई ऐसा पहाड़ा है, कोई ऐसा टेबल है जिसमें 8 भी आए, 9 भी आए और 12 भी आए, नहीं है। 4 से तो 8 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा, इसलिए 4 में भी नहीं होगा। 2 से 8 कटेगा, 12 कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 भी नहीं होगा। 3 से 9 कटेगा, 12 कटेगा, 8 नहीं कटेगा, इसलिए मस्सा इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ 8, 9 और 12 जो होगा सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्लियर है। अब हम देखेंगे अगला देखेंगे युग्म अभाज्य संख्या। ऐसी अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो वह युग्म अभाज्य संख्या कहलाता है। युग्म मतलब जोड़ा, अभाज्य संख्या का मतलब डिफरेंस 1 हो। जैसे मान के चले कि पहला की अभाज्य संख्या होना चाहिए, डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे पहला एग्जाम्पल था 11 और 13, 11 और 13 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या तो है, 11 भी और 13 भी, लेकिन दोनों का यदि डिफरेंस कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो 11 और 13 जो हो जाएंगे यहाँ पर, यह क्या हो जाएगा, युग्म हो जाएगा, अभाज्य संख्या का जोड़ा हो जाएगा। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेकर के चला जाए तो हमारे पास 17 और 19 दोनों क्या है, दोनों अभाज्य संख्या है दोनों, लेकिन दोनों का यदि डिफरेंस करते हैं तो 2 हो जाता है, तो इसको बोलेंगे सह अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ तक तो। अगला है हमारे पास परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक है एवं Q नॉट इक्वल टू 0, उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। या दूसरी बात बोले तो किसी भी डिजिट जो डेसिमल में हो और डेसिमल के बाद शांत हो, अशांत नहीं हो, शांत हो, क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, हमारे पास एक डिजिट है 2/3, यह परिमेय संख्या है। 4/3 यह परिमेय संख्या है। एक डिजिट है, मान लीजिए हमारे पास है 10.2, 10.2, यह क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। यानी जो भिन्न के रूप में हो और जो दशमलव के रूप में हो, वह क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन दशमलव के रूप में हो लेकिन वह शांत हो, अशांत नहीं, शांत हो। हम आगे पढ़ेंगे शांत और अशांत किसको बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह से अगला हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P तथा Q पूर्णांक है एवं Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वे अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एक डिजिट है, देखिए सबसे पहले कि कोई भी संख्या जो रूट में हो, पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, कुछ न कुछ पॉइंट में उसका वर्गमूल आता हो, तो वह जो है अपरिमेय संख्या है, पहला केस। दूसरा केस है कि यदि दशमलव प्रसार उसका अशांत हो, अशांत का मतलब है 0.2 और 0 आया, फिर 2 आया, अब 2 बार 2 आया 0, फिर 3 टाइम्स 2 आया, फिर 0, 4 टाइम्स 2 आएगा, यह हमेशा बढ़ता रहेगा। यह जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन यही अगर खाली यहां से हो जाए 0.2 तो यह हो जाएगा परिमेय। कहने का मतलब है वैसी संख्या जो
लगातार बढ़ता जाए, डेसिमल में कहीं भी ना कटे, बढ़ता जाए, वह क्या होगा, अपरिमेय होगा। और दशमलव के बाद 2 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट, 10 डिजिट के बाद कट जाता है तो वह जो होगा क्या होगा, वह परिमेय हो जाएगा डेसिमल में। और जो रूट में है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकाला जा सके वह अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है। अगला हमको देखना है कि वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, वास्तविक संख्या देखेंगे। वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे वह देखेंगे। तो वास्तविक संख्या जो है, दोनों मिला दिया जाए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला करके हम वास्तविक संख्या बोलेंगे। यानी रियल नंबर बोला जाए कि रियल नंबर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, रेशनल और इरेशनल, दोनों एक साथ में। जैसे ही कोई बोलता है कि वास्तविक संख्या आंसर में आएगा, इसका मतलब या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, तो वह वास्तविक संख्या हो जाएगा। उसी तरह से अगला है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या जो है वर्गमूल निकालने पर जो नेगेटिव में वर्गमूल आ जाए वह सब काल्पनिक संख्या हो जाएगा। जैसे √/-2, √/-5, यह जो हो गया काल्पनिक संख्या हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया। यह हमारा बेसिक था। अब यहाँ से हम लोग क्लास 10th में जो पूछा जा रहा है उसको बारे में चर्चा करेंगे। यूक्लिड डिवीजन प्रमेय के द्वारा हम किसी भी डिजिट का, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक विधि है जिसका उपयोग 2 संख्याओं जैसे a और b, जहाँ पर a बड़ी होनी चाहिए b से, का HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यदि हमारे पास 2 पूर्णांक q और ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि a = b × q + r हो, जहाँ पर जो r होगा वह 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होना चाहिए। यदि जहाँ भी r का मान 0 के बराबर होगा तो HCF b होगा। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, हमारे पास चलते हैं तो हम लोग बचपन से HCF निकालने के लिए सीख रहे हैं कि छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट में क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। यानी 16 से 48 में भाग लगाएंगे, यहाँ से 3 बार में कट जाता है 16 या 48, ठीक। तो यहाँ जिससे हम भाग लगाते हैं वह HCF का आंसर होगा। यदि पूरी तरह से इस शेषफल 0 आ जाए तब, शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए तब। इसी शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। तो यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिससे भाग लगाते हैं वो HCF का आंसर हो जाएगा। इसको HCF ऑफ किसका 16 और 48 का लिखा जाए तो हम अपने बचपन के तरीका से इसका आंसर 16 हो जाएगा। लेकिन यूक्लिड विभाजन में इसको खाली लिखने का तरीका अलग कर दिया है। यहाँ जो 48 होगा, 48 को बोलता है कि 48 को आप a से डिनोट करो, और जो 16 को डिवाइड किए थे इसको b लिखो, और जो शेषफल था रिमाइंडर के मतलब r, r से डिनोट करो, और जिसे भाग लगाए थे वह हमारा q हो गया। तो बोला कि यदि हमारे पास a = BQ + R हो, देखिए a का मतलब यहाँ 48, और b का मतलब किससे, 16 से, और कितना बार में, तब Q 3 से, और R यहाँ पे 0। यह हमारा इस तरह से लिखा जाए, यानी हमको लिखा जाए a = BQ + R, जहाँ पे R 0 के बराबर आ जाए तो हमारा जो b आंसर होगा, यानी b जो आंसर होगा यहाँ पे b, वह HCF हो जाएगा। यह खाली लिखने का तरीका अलग हो गया है यूक्लिड प्रमेय में। यूक्लिड प्रमेय में, यूक्लिड डिवीजन मेथड में सिर्फ लिखने का तरीका अलग हो गया है। यानी यूक्लिड डिवीजन मेथड में अगर हमको 16 और 48 का क्या निकालना है HCF निकालना है, तो इसको लिखा जा सकता है 48 = 16 × 3 और प्लस r के जगह पर 0। इसको लिखना पड़ेगा a = BQ + R, जहाँ पे r हर हालत में 0 होगा, r हर हालत में 0 होगा, तो जो हमारा b होगा वह यूक्लिड विभाजन से आंसर हो जाएगा, HCF का आंसर हो जाएगा। यानी HCF जो हमारा होगा 16 होगा। यह तरीका बताया यूक्लिड विभाजन में। लेकिन यह देखिए एक ही बार में r = 0 हो गया। यदि r 0 ना होता तो क्या करते, तो चलिए एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक क्वेश्चन है, हमको निकालना है HCF ऑफ 16 और 56 का। तो हम चलेंगे सबसे पहले पुराने समय के अनुसार। तो पुराना में क्या करते थे, छोटा डिजिट से बड़ा डिजिट में भाग देते थे। यानी 16 से 56 में भाग होगा तो 16 दूनी 32, 16 तिया का 48, 48 लिख दिया, यहाँ पे 8 बचा। देखिए यहाँ पे 0 नहीं आया, जो शेषफल आया 0 नहीं आया। फिर से भाग लगाते हैं 8 से 16 में, या 2 बार में लग गया 16। तो देखिए जिससे भाग लगता था 8 से भाग लगा, या HCF 8 इसका होना चाहिए अपने बचपन का तरीका से। लेकिन यूक्लिड डिवीजन मेथड में कैसे हम निकालेंगे HCF, तो सबसे पहले बड़ा वाला को मानते हैं a = 56, और छोटा वाला को मानते हैं b, 16 हो गया। तो हम a बड़ा वाला को लिखेंगे b के रूप में, यानी b में कितना से गुना करें कि हमको होगा। तो देखिए यहाँ लिखा जा सकता है 56 बराबर, यहाँ पे 56 बड़ा था, 56 बराबर कितना से 16 में गुना किए हैं
3 से, 16 में गुना किए हैं 3 से, तो 16 गुना का 3, 16 गुना का 3 और जोड़ का 8। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 16 और गुना का यहाँ पे 3 बार में किए थे 3, अब प्लस में रिमाइंडर कितना बचा था 8। यहाँ देखिए r जो है 0 नहीं है, r मतलब देखिए r, ये r बराबर 8 हो गया, 0 नहीं है। तो यदि r 0 नहीं है तो फिर एक बार इस, यदि r 0 हो जाता तो यहाँ से b हमारा आंसर हो जाता। इसको एक और आगे बढ़ाएंगे, आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो देखिए अब यहाँ पे 16 को आगे लाएंगे, ये 16 आगे चला जाएगा, अब 16 यहाँ लिखा जाएगा, और जो शेषफल 8 था 8 भी यहाँ पे आगे आ जाएगा, यहाँ पे 8। अब 8 में कितना से गुना करेंगे कि 16 हो जाएगा, बराबर प्लस में 0। ठीक है, यानी 16 आगे आ गया, 8 भी आगे आ गया। अब 16 बराबर 8 गुना 2 प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो इस फिगर में यदि हम देखेंगे यूक्लिड प्रमेय में, यहाँ पहला जो 8 बार में भागा लगाए थे ये पूरा का पूरा एक, इसका अब काम नहीं है। अब 8 से 16 में भागा लगाए थे तो 16 बराबर 8 गुना का 2 लिखा जाएगा, 8 गुना का 2 और नीचे 0, इसका दूसरा सेकेंड मेथड वाला। तब यहाँ से यदि r बराबर 0 हो गया, यहाँ से देखिए तो यदि इसको हम लिखे a बराबर b q प्लस का r, तब यहाँ से r बराबर 0, तो जैसे ही r बराबर 0 आएगा तो b जो होगा HCF हो जाएगा। यहाँ b के जगह पर कितना आया, 8 आया, तो HCF ऑफ 16 और 56, इसको हम 8 लिखेंगे आंसर में। तो इस तरीका से यदि हम HCF निकालेंगे तो यह जो तरीका कहलाया यूक्लिड डिवीजन मेथड कहलाया, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाया। इसी तरह से हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है 2 डिजिट या 2 से ज़्यादा डिजिट के लिए, लेकिन मेनली यहाँ 2 ही डिजिट के लिए निकाला जाता है यूक्लिड के लिए। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 867 और 255 का HCF ज्ञात करें। क्लियर है, इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ हम मानेंगे कि जो बड़ी संख्या था उसको A मानेंगे 867, और जो छोटी संख्या था 255 इसको B मानेंगे। हमको मेनली किस फार्मूला पर लाना है, A बराबर B से भाग लगाएंगे तो Q भागफल होगा और r जो होगा शेषफल होगा। यानी हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि देखिए जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना में भागफल और कुछ ना कुछ शेष बचता है, शेष होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो देखिए यहाँ हम रफ वर्ड में अब करेंगे, रफ पेज में क्या करेंगे, 255 से भाग लगाएंगे 867 में, कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा। 3 बार में कितना बार में, 765, 3 बार में घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 0, 1, 102, यह हो गया। देखिए शेषफल 0 नहीं आया, फिर से एक बार भाग लगाते हैं 102 से 255 में, अब कितना बार में लगेगा, 2 बार में 204, यहाँ बचेगा 1, 5, 51। अभी भी रिमाइंडर जो है 0 नहीं बचा, फिर से भाग लगेगा कितना बार में, अब होगा 2 बार में 102 कट गया। यहाँ पे जो शेषफल आया वह 0 आया, नीचे का क्या होता है शेषफल। तो यह हमारा कितना स्टेप में है, यहाँ हमारा 3 स्टेप में है। पहला स्टेप यहाँ किए, दूसरा स्टेप यहाँ से स्टार्ट हुआ और तीसरा स्टेप यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो हमारा यूक्लिड विभाजन भी 3 स्टेप में जाएगा। पहला स्टेप में जो है 867 सबसे बड़ी संख्या है, तो यहाँ 867 लिखेंगे बराबर कितना से भाग लगाए थे, 255 से, तो यहाँ पे 255 लिखेंगे। कितना बार में लगा है, 3 बार में, 3 लिखेंगे। नीचे शेषफल कितना बचा है, 102, तो 102 लिखेंगे। यहाँ पे पहला स्टेप क्लियर हो गया। ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि r इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी r जो है शेषफल हमारा 0 नहीं है, तो स्टेप हमारा फिर से आगे बढ़ेगा। अब सेकेंड स्टेप जाएंगे। सेकेंड स्टेप में देखिए क्या लिखे थे, 102 से भाग लगाए थे 255 में, तो हम 255 को सबसे बड़ी संख्या को आगे लिखेंगे, यानी सेकेंड स्टेप में 255 रहेगा बराबर कितना से भाग लगाए थे, 102 में, तो 102 से भाग लगाए थे, कितना बार में लगा था, तो 2 बार में, प्लस शेषफल कितना था, 51 लिखेंगे। यहाँ पे भी लिखेंगे कि r नॉट इक्वल टू 0, शेषफल जो है रिमाइंडर हमारा 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अभी HCF नहीं निकाला जा सकता है। सेकेंड स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप था, थर्ड स्टेप में था 51 से भाग लगाए थे 102 में, 2 बार में लग गया था, यहाँ पे शेषफल जो है 0 है, तो थर्ड स्टेप चलेंगे। थर्ड स्टेप हमारे पास कितना था, सबसे बड़ी संख्या थर्ड स्टेप में 102 था, 102 बाहर आएगा बराबर कितना से भाग लगाए थे, 51 से, 51 कितना बार में, 2 बार में, यहाँ पे r बराबर 0 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे कि r इज इक्वल टू 0, इसलिए जहाँ r बराबर 0 हो जाएगा
तो हमारा जो पहला डिजिट होगा बी जो होगा HCF ऑफ किसका किसका HCF ऑफ 867 और 255 का आंसर बी होता है, यानी यहाँ से 51 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से रफ पहले निकाल करके फिर इसको यूक्लिड विभाजन में आप ढालिएगा, तब यह सही तरीके से हो जाएगा। अगर 3 स्टेप में गया है तो यह भी 3 स्टेप में जाएगा। अगला एग्जाम्पल से हम लोग अगला एग्जाम्पल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 196 और 3822 का HCF ज्ञात करें। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम बार बार बता रहे हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको A माना जाए, A बराबर बड़ी संख्या 3822 और B बराबर 196 माना जाए। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले एक रफ लेते हैं, रफ में भागा करके देखते हैं। हम भागा दे के देखेंगे 196 से कितना 3822 में भागा दे के देखेंगे कितना बार में लगेगा। पहले 196 लगाते हैं, 196 12 में से 6 गया 6, 17 में से 2 गया कितना हो जाएगा 6 बचेगा, यह बचेगा 8, 2 में से 1 गया 1, यह बच गया 162, 2 ऊपर से उतरेगा। अब कितना बार में लगाएंगे, लगाते हैं 9 बार में। 9 बार में 196 को 9 से गुना करेंगे तो 1764 आ जाएगा। ठीक है, 1764 कैसे किए, 196 को गुना किए 9 बार में, यह आ गया 1764। ठीक, 1764 उतार दिए। अब घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, एक कट गया 0, ये हो गया कट गया। यानी यहाँ पे देखिए क्या आया 98 हमारा शेषफल आया 19 बार में लगाए। तो अब क्या लगाते हैं, HCF निकालते हैं बचपन के तरीके से। तो अब 98 से भाग लगाएंगे 196 में, कितना बार में लगेगा, यह लगेगा 2 बार में। 8 दूना 16, 9 दूनी 18, 1 19, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ बचपन के तरीके से निकाले तो सबसे पहला स्टेप यह हो गया और दूसरा स्टेप यह हो गया, यानी 2 स्टेप में मेरा यह आंसर निकला था। तो यूक्लिड प्रमेय भी यह 2 स्टेप में जाएगा। पहला स्टेप में क्या था, हम फार्मूला लगा रहे थे A बराबर BQ प्लस में R, जहाँ A सबसे बड़ी था। तो यहाँ देखने वाली चीज़ है कि फर्स्ट स्टेप में जो हम सिंपल तरीके से निकाले हैं, यहाँ सबसे बड़ी संख्या को A मानते हैं, यानी 3822 सबसे आगे आ जाएगा। 3822 यहाँ लिखेंगे, 3822 बराबर किससे भाग लगाए थे, तो भाग लगाए थे 196 से 19 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 196 गुना 19, शेषफल कितना आया था 98 लिखेंगे। यह फर्स्ट स्टेप मेरा क्लियर हो गया। यहाँ कॉमा देके लिखना पड़ेगा कि R इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए R इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है तो अभी इसका आंसर नहीं निकलता है। R जैसे ही 0 आएगा तब आंसर निकलेगा। अब लिखेंगे सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या चले थे, 98 से भागा लगाए थे 196 में। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कितना है 196, बाहर आ जाएगा। 196 कहाँ आ जाएगा, बाहर, बराबर कितना से भागा लगाए थे 98 से, 2 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 98 गुना का 2, 0 कितना आया था, 0 आ गया था शेषफल। तो 0 जो होता है जोड़ के रूप में 0 आता है, जोड़ के रूप में क्या आता है 0 आता है। यहाँ कॉमा देके लिखेंगे कि R बराबर 0। यदि R बराबर 0 हो जाएगा तो जो सबसे पहला डिजिट 98 है वही HCF हो जाएगा। तो HCF ऑफ 3822 कॉमा 196, यह इसका जो कॉमा होगा 196 बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 98 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह 98 आंसर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन से हम लोगों ने सीखा यूक्लिड विभाजन से HCF कैसे निकालते हैं। क्लियर है। अब हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। किसी भी दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं। तो अभी बताए थे कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को बोला जा रहा था जो सिर्फ खुद से विभाजित हो या कटे, या फिर 1 से, 1 और खुद के अलावा किसी भी डिजिट से ना कटे। जैसे एग्जाम्पल से समझाए थे कि पहला 2 हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, 2 जो है 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 भी 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यह सब अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या से बना है अभाज्य गुणनखंड, यानी गुणनखंड की वैसी संख्या जो सिर्फ अभाज्य हो, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, चलिए सीखते हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या था, पहला का निकालेंगे। पहला हमारे पास था 9240। 9240 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। चलिए निकालते हैं। तो इसको हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 2 से निकालेंगे, यह हो जाएगा 4620। ठीक है, 2 से 9240 में निकाले 4620, फिर 2 से निकालेंगे तो हो जाएगा 2310। ठीक, फिर कितना से निकलेगा, अब 2 से नहीं निकलेगा, 3 से निकलेगा। 3 से निकलेगा कितना बार में, अभी भी 2 से निकल सकता है क्योंकि 10 है। तो चलिए 2 से निकालेंगे, फिर तो 2 एक बार में,
एक बार में, 5 बार में, 5 बार में। अब हो गया 5, 5 अपन 10 और 2 12। अब निकलेगा कितना बार में, 3 बार में। 3 से 3 तिहाई का 9, 8 के 24, 2 5 25, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब फिर कितना बार में निकलेगा, अब देखिए बच गया 385। 385 कितना से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 से काटिए, 5 से कटेगा, 7 पचे 35, 3 7 पचे 35। अब एक 77 बचा। 77 किससे कटेगा, तो ये कटेगा 7 से 11 बार में। अब देखिए 11 बचा नीचे, 11 किसी और से कटेगा नहीं, 1 से कटेगा और 11 से। तो जब सबसे लास्ट डिजिट बच जाए अभाज्य गुणनखंड, मतलब अब 11 जो है अपने आप से कटेगा या फिर 11 से, यह अभाज्य संख्या आ गया। तो सबसे नीचे यदि अभाज्य संख्या आ जाए तो वहीं पे इस प्रोसेस को रोक देना है। हम 77 पर क्यों नहीं रोके, 77 पर इसलिए नहीं रोके क्योंकि 77 7 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 11 से भी कटता है। हमको अभाज्य संख्या ला करके रोकना था। 11 जो है सिर्फ 11 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या आ गया, यहीं तक रुकना है। यानी अब हम यदि लिखना चाहें कि 9240 को लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई के रूप में, एक देखिए किससे किससे, एक 2 यहाँ था, दूसरा 2, तीसरा 2, तो 3 गो यहाँ पे 2 था, तो 3 2 लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर है। अब देखिए 3 एगो था, यहाँ 3 जो था 1 मल्टीप्लाई में आएगा। उसके बाद 5 एगो था, तो 5 1 मल्टीप्लाई में आएगा। उसके बाद 7 एगो था, 7 1 मल्टीप्लाई में आएगा। उसके बाद 11 एगो था, मल्टीप्लाई में 11 आएगा। ठीक, यानी यदि हम 9240 को लिखे तो देखिए जब एक ही डिजिट बार बार आ जाए गुणा में तो उसको पावर के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ एक ही डिजिट कौन कौन आ रहा है, एक ही डिजिट हमारे पास आ रहा है 2 2 2 2 3 टाइम आया है, यानी 2 को 3 टाइम्स लिखा जा सकता है, तो पावर में 3 कर दो। ठीक है, गुना में एगो 3 बचा, एगो 5 बचा, एगो 11 बचा। यह हमारा इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो गया। यह हमारा इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो गया, 9240 का अभाज्य गुणनखंड। 2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 11, इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन था 10,080। 10,080 को चलिए निकालते हैं। यह हमारे पास था 10,080। चलिए लिखते हैं 10,080 को, इसको हमको निकालना है। तो पहले 2 बार में निकालेंगे, 5 दूना 10, 0 4 दूना 8 0, यह हो गया। अब फिर 200 लगाएंगे 50 से 40 का, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4। कैसे निकाल रहे हैं, 2 से भाग कर रहे हैं। 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2520। ठीक है, उसके बाद फिर लगाएंगे 2 से 2520 को, तो कितना आएगा, यानी हम कैसे लगा रहे हैं, देखिए हम इस तरह से लगा रहे हैं। 25 से 2520 में 2 से लगाएंगे, एक बार में 2, 5 बचा, 2 बार में 4, 1 बचा, 6 बार में 12 0, यानी 1260। तो यहाँ से 2 से लगाएंगे 2520 को, तो 1260 बचेगा। अब फिर लगाएंगे 2 से 1260 में, तो बचेगा 630। ठीक है, अगला लगाएंगे 2 से, तो 630 का कितना हो जाएगा, 315। अब देखिए 5 3 8, अब नहीं लगेगा 2 से, कितना से लगेगा, 3 बार में, 3 एकम 3 0, 3 पचे 15, 105। अब 3 5 फिर 3 से लगेगा, 3 तिहाई का 9 और 3 पचे 15, 35 बार में। अब लगाएंगे 5 से 7 बार में। इस तरह से हमारा, अब देखिए 7 जो है अभाज्य संख्या है, तो इस प्रोसेस को अब रोक देंगे। जैसे अभाज्य संख्या मिल जाए, इस अभाज्य संख्या का मतलब अब किसी से अब विभाजित नहीं होगा, सिर्फ 1 से और 7 से ही होगा। तब उस कंडीशन में मैंने इसे रोक दिया। यानी अब यदि हम इसको लिखना चाहें, किसको, हमको किसको अभाज्य गुणनखंड निकालना था, यानी यदि हम लिखना चाहें इस डिजिट को, किसको, 10,080 को, तो लिखा जा सकता है, 2 के गो हो गया, 1 2 3 4 5, 5 को 2 हो गया, तो 5 को 2, वो भी मल्टीप्लाई में, 1 2 3 4 1 5। ठीक, अब लिखेंगे 3 के गो, 1 गो 2 गो, 3 जो है 2 टाइम्स आया है। उसके बाद 5 एगो 7 एगो, 5 एगो 7 एगो। ठीक है, इसको देखिए एक ही चीज़ बार बार गुना में रिपीट हो, 1 2 3 4 5, 5 को था 2, तब 2 के पावर 5 लिखा जाएगा। गुना 3 था 2 गो, तो ऊपर पावर में 2 आ जाएगा, 5 एगो 7 एगो। इस तरह से 10,000 इतना को 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 गुना 7 के रूप में लिखा जा सकता है। यह हमारा जो हो गया 10,080 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। 10,080 का क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो 2 एग्जाम्पल से